Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Anis Fatma and I am a health professionalist और आई एम वर्किंग इन चिल्ड्रन हॉस्पिटल। और बीइंग अ हेल्थ प्रोफेशनलिस्ट जो आज जो टॉपिक दिया गया है वो है फर्स्ट एड। हमारा फर्स्ट एड देने का मकसद जो है वो ये है कि माँ को, पेरेंट्स को और टीचर्स को इस बारे में आगाही देना कि फर्स्ट एड क्या है और फर्स्ट एड हम क्यों देते हैं और फर्स्ट एड का मतलब क्या है और ये किन किन हालात में दी जा सकती है। घर में हो, बच्चे स्कूल में हो या हम घर में बड़ों भी लगा रहे हैं, बच्चों भी लगा रहे हैं, जिस तरह भी आपने इसको करना है कि आपने इसको किस किस सिचुएशन में अप्लाई करना है। अच्छा जी, तो हम बताते हैं फर्स्ट एड की हिस्ट्री क्या है। हर चीज़ की जो थोड़ा सा ब्रीफिंग देने से पहले हम उसकी हिस्ट्री में जाते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो हेल्थ इसकी फर्स्ट एड की हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है। मतलब अगर हम अपने इस्लामिक दौर में भी जाएं तो जब हमारी जंगें हुई थी, गज़वा उहद, गज़वा बदर, उसमें भी हमारी सहाबियात ने सहाबा कराम को पानी पिलाया था। यानी कि हमारी जो बुनियाद है वो हमारी फर्स्ट एड की वो वहीं से पड़ गई थी। गज़वा बदर की जंग से जब उनको पानी पिलाया गया था तो उसमें वो पट्टी की गई थी। और इसके अलावा अगर डॉक्यूमेंटेशन में जाएँ तो इसकी हमारी जो है वो 11वीं सेंचुरी से इसका रिकॉर्ड आता है कि इसमें बहुत सारी शहजादियों ने, बहुत सारी जो कॉमन वर्किंग वूमेन थी, उन्होंने मुख्तलिफ बैटल्स में, मुख्तलिफ अदवार में अपने सिपाहियों को, अपने सोल्जर्स को फर्स्ट एड प्रोवाइड की है। तो जी फर्स्ट एड जो है उसमें आपके पास फर्स्ट एड किट में क्या होना चाहिए। जो हमारी फर्स्ट एड किट है उसमें हमारे जो टूल्स हैं उसमें क्या क्या होता है। कॉमनली उसमें हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि उसमें आपके पास कॉटन होनी चाहिए, बैंडेज होनी चाहिए, कोई सीजर या कोई ब्लेड टाइप चीज़ें होनी चाहिए। और अगर आप किसी हॉस्पिटल किसी स्कूल इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो आपके पास स्केल्स होने चाहिए, कोई गत्ता होना चाहिए, बैंडेज होनी चाहिए, क्रेप बैंडेज होनी चाहिए, स्पिरिट के स्वैप होने चाहिए, जिससे आपका जो है ना वो फर्स्ट एड जो बॉक्स है वो कंप्लीट हो जाए। अच्छा जी, फर्स्ट एड की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो क्या है, इस पर हम जरा थोड़ी सी ब्रीफिंग डालते हैं। डेफिनेशन में इसका ये है कि जी फर्स्ट एड इज द फर्स्ट एंड इमीडिएट केयर ऑफ एनी सर्विसेज विच प्रोवाइड टू पेशेंट वाया रेफर इन हॉस्पिटल और एनी अदर प्लेस। इस पे हम ये इसकी थोड़ा ब्रीफ इसलिए करेंगे कि फर्स्ट एड जो है वो ऐसी आपकी सर्विस है जो आप घर में, स्कूल में या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे आप किसी हॉस्पिटल वगैरह में जल्दी पेशेंट को नहीं पहुँचा सकते, आप फ़ौरन मुहैया कर दें, उसको हम कहते हैं फर्स्ट एड। अच्छा जी, फर्स्ट एड के जो रूल्स हैं या फर्स्ट एड के जो प्रॉपर पर्पसेस हैं वो क्या हैं। इसके हैं टू सेव लाइफ, कि आपने एक इंसानी जान को बचाना है। टू सस्टेन द लाइफ, आपने जो सस्टेन द लाइफ थ्रेट्स, आपने जो भी इसके मतलब जो आपको लग रहा है कि अगर मैं इसको इस तरह से ट्रीट नहीं करूंगा या करूंगी तो इस पेशेंट को कुछ हो सकता है, इस बच्चे को कुछ हो सकता है, इस आदमी को कुछ हो सकता है, ठीक है। और जो है टू प्रमोट स्पीडी रिकवरी, जाहिर है अगर हम जो है एक पेशेंट को या एक बच्चे को जहाँ पे भी आप जिस भी वर्क प्लेस पे हैं आप उसको अगर प्रॉपर फॉरन ट्रीट करके आप उसको कर देंगे तो फिर आपको आगे रेफर करने में बच्चे को आसानी होगी और बच्चे की जो कोई कॉम्प्लिकेशन है या किसी बड़े की कॉम्प्लिकेशन है वो नहीं होंगी। इसके अलावा जो है आप उसको इस काबिल बना दें कि वो अपने घर तक या उस मुकाम तक पहुँच जाए जहाँ पे उसने जाना। अब इसके हम प्रिंसिपल की तरफ आते हैं। इनके प्रिंसिपल को हमने जो वो कोड किया है वो इस तरह से किया है फॉर अंडरस्टैंडिंग और फॉर स्मूथ ब्रीफिंग। इसमें आपने क्या करना है, कॉल द हेल्प, कि आपने पहले तो हेल्प के लिए बुलाना है। अगर आप अकेले हैं तो फिर आप किसी को जाहिर बुलाएंगे ना कि बच्चा गिर गया या कोई बड़ा गिर गया तो अब मैं अकेला क्या करूँ। उसके बाद आपने क्या करना है कि कामली उसका जो है सिचुएशन का जायजा लेना है। यही नहीं कि आपने मार धाड़ कर दिए या चीख पुकार शुरू कर दी कि ये क्या हो गया, बिल्कुल भी खौफजदा नहीं होना है। पुरसुकून होकर आपने सोचना कि अब मैंने इसके बारे में करना क्या है। और फिर जो है आपने उसके बाद चेक द सीन एंड कैजुअलिटी। कैजुअलिटी कहते हैं उस पेशेंट को या उस विक्टिम को जिसके ऊपर उस वक्त हादसा गुजरा है, गिर गया है या उसके ऊपर कोई चीज़ गिर गई या हाथ जल गया या उसको फॉर एग्जाम्पल को इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह लग गया है। आपने देखना है कि इसको किस तरह से हुआ है, ज़्यादा है, थोड़ा है, ज़्यादा डेंजरस तो नहीं, और मैं इसके सिलसिले में क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। और फिर आपने इसके लिए केयरफुली अप्लाई कर देंगे अपनी फर्स्ट एड। वो आपकी डिपेंड करता है सिचुएशन पे, कोई फ्रैक्चर है या कोई वूंड है या कोई बर्न है या कोई आपका हिस्ट्री ऑफ फॉल है फ्रॉम स्टेयर्स, फ्रॉम चेयर, फ्रॉम क्लासरूम, फ्रॉम टेबल एक्सेट्रा। आगे जो आपके वो हमने इसका वो किया है कि आपने देखना क्या क्या है, तो क्या क्या चीज़ें आपने, जो एक कैजुअलिटी, एक पेशेंट, एक बच्चा कोई घर में, स्कूल में आपसे गिर गया है या उसको कोई चोट लग गई है जिसको आपने फर्स्ट एड देनी है, तो आपने इसका देखना क्या क्या है। आपने इसका देखना है डेंजर। डेंजर का मतलब कि खतरा क्या है, कि उसकी जान को खतरा तो नहीं, बच्चा सांस छींक ले रहा है, कि पेशेंट सांस छींक ले रहा है, और मतलब ये कि वो गनूती में तो नहीं है, वो थोड़ा होश में आपको रिस्पॉन्स दे रहा है।
उसके बाद आपने उसका एयरवे ABC देखना है। एयरवे A से एयरवे, B से ब्रीदिंग और C से सर्कुलेशन। एयरवे में आप देखेंगे कि जो पेशेंट है जिसका कि हादसा पेश आया है वो सांस प्रॉपर ले रहा है, कोई नोज वगैरह में ब्लीडिंग तो नहीं हुई है, और आपने उसकी शर्ट उठा के देखना है कि वो उसका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो ठीक है। और उसके बाद आपने उसकी जो ब्रीदिंग चेक करनी वही देखना कि जो पेशेंट है, बच्चा है, बच्ची है, कोई बड़ा है, वो कहीं साइनोज मतलब ब्लू तो नहीं हो रहा है, उसकी जो लिप्स वगैरह वो पिंकी है, और जो उसके हाथों की एक्सट्रीमिटीज हैं ये ब्लू तो नहीं हो रही है, बिल्कुल वो शैलो ब्रीदिंग तो नहीं ले रहा, फास्ट तो नहीं ले रहा। यानी कि ब्रीदिंग की मुख्तलिफ टाइप्स हैं जिसको हम सिर्फ ये बयान कर सकते हैं सिंपल ब्रीफिंग के लिए कि आपने बच्चे का, पेशेंट का, टीचर का, जो भी आपके साथ कैजुअलिटी उसका आपने वो चेक करना है कि उसकी जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो ठीक है, जो हम आम नॉर्मल लेते हैं। उसके बाद आपने उसकी सर्कुलेशन देखनी। सर्कुलेशन ये देखना है कि जो पेशेंट है, जो भी आपकी कैजुअलिटी है, उसकी जो सांस लेने की रफ्तार, साथ में उसकी जो कलर कॉम्प्लेक्शन वो ठीक है, वो बिल्कुल पेल तो नहीं हो गया, बिल्कुल सफेद तो नहीं पड़ गया। ये चीजें सिर्फ आपने अपनी ऑब्जर्वेशन के लिए देखनी है। उसके बाद हम आगे इनको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप मैनेज करेंगे। और डेंजर जो उस पर आपने फर्स्ट एड के देखने हैं कि डेंजर में क्या हो सकता है। डेंजर में ये हो सकता है कि आप अपने आप को देखें कि कहीं इसको, अब जैसे किसी को इलेक्ट्रिक शॉक, उदाहरण हादसा, किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी वर्क प्लेस में इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है, तो आपने उसमें ये देखना है कि इससे कहीं मुझे खतरा तो नहीं है अगर मैं इसको नंगे हाथों या नंगे पाँव छूंगा, और किसी अगर मुझे बचाने के लिए कोई और आएगा तो किसी और को तो खतरा नहीं होगा। और जो पेशेंट खुद है जो उस टाइम उस हालत से गुजर रहा है, या जो कैजुअलिटी है, विक्टिम है, उसको तो कोई खतरा नहीं है इसका अगर मैं उसको ज्यादा देर तक इसी सुरक्षाल में रखूंगा या रखूंगी। ठीक है, इसके बाद आपने उसके रिस्पॉन्सेज जो है वो देखने हैं कि रिस्पॉन्सेज में क्या होगा, कि आपने किस तरह का रिस्पॉन्स पेशेंट का देखना है और किस तरह का रिस्पॉन्स खुद का देना है। रिस्पॉन्स मतलब ये है कि आपने जेंटली जो है वो स्पोक करना है, शाउट नहीं करना, और बिल्कुल भी हश वश जो है वो नहीं करनी कि हाँ ये गिर गया तो मैं क्या करूँ। बिल्कुल आपने कामली अपनी हेल्थ के लिए किसी को बुलाना है। और साथ में ये देखना है कि जो आपका अगर बच्चा है, स्कूल हम जो स्कूल की बात करते हैं कि बच्चा है या बच्ची है, छोटा बच्चा गिर गया स्टेयर से और आपको लग रहा है कि ये ना काफी गिरा है और गर्मी में ज्यादा तो बेहोश हो गया, तो आपने चेक करना है कि पानी वगैरह की छींटे डाल के वो होश में आ सकता है या मतलब ज्यादा ही ग्रुपी में चला गया, कोई रिस्पॉन्स आपको दे रहा है कि नहीं दे रहा, उसको पिंच करें, पानी उसको दें, उसको थोड़ा सा जो लेग एंड है आपके जो पाँव वाली साइड उसको थोड़ा सा एलिवेट कर दें, देन आप जो है जहाँ भी आपने रेफर करना है उसको रेफर करें, जो भी उसकी बच्चे की या पेशेंट की स्टेबल जो जगह है जहाँ पे आप डॉक्टर के पास जा सकें उसको। अच्छा जी, और फिर इसके बाद आपने जो मेन चीज देखनी वो ये है कि अगर किसी भी वर्क प्लेस में, किसी भी इन्वायरमेंट में कोई बड़ा है या कोई छोटा है और उसका जो गिर गया है, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, मुख्तलिफ किस्म के देखिए हादसा हमारे साथ पेश आ सकते हैं या आते रहते हैं, जो हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं मुख्तलिफ चैनल पे, खबरों पे, और बच्चे बताते हैं। उसमें आपने ये देखना होता है कि अगर पेशेंट गिर गया है, विक्टिम जो भी है, और उसका आपको लग रहा है कि बिल्कुल ये रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है और आपका जो डॉक्टर का क्लिनिक है या जो भी आपका रेफरल प्लेस है वो थोड़ा दूर है, तो आपने फटाफट क्या करना है कि जो पेशेंट जो उस टाइम है उसके आपने एयरवे खुद मेंटेन करना है। एयरवे कैसे मेंटेन करेंगे, किसी को अपनी हेल्प के लिए बुलाएं और जो पेशेंट है उसकी जो चिन को थोड़ा सा हेड एंड को एलिवेट करके नीचे की तरफ करें और उसका मुंह पूरा खोलें और उसमें कोई चीज जैसे कोई चम्मच है या उंगली डाल दें ताकि आपको पता चल जाए कि अंदर जो है वो किसी किस्म की ब्लीडिंग नहीं हो रही है, कोई पिंच तो नहीं हो गई कोई साइड, जैसे ये आपके जॉ पिंच हो जाते हैं, टंग डिप्रेस हो जाती है, अगर आपकी टंग भी डिप्रेस होगी और जो ये कहते हैं इसको सामने बत्ती सी जुड़ गई है, तो ये आपने नहीं करने देना। ये मोस्टली जो होता है जब पेशेंट को ऑक्सीजन लेवल कम जाए गिरने के बाद या किसी इलेक्ट्रिक शॉक के बाद, तो मोस्टली जो होता है ना ये बत्ती सी जुड़ जाने का ये होता है सीन आपको देखने में आता है। और कॉमनली होता है उन पेशेंट्स में, उन लोगों में, बच्चे हों या बड़े हों जिनमें कोई मिर्गी का या कोई एपिलेप्सी के अटैक जिनको होते हैं और आपको वो स्कूल में रजिस्टर्ड ना हो, आपको पता ही ना हो कि जो ये पेशेंट है ये बच्चे ये एपिलेप्सी की दवाई ले रहा है या इसने छोड़ी हुई है और इसको जो है ना उसके मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, तो ये जो भी कंडीशन है ये सारी मतलब वो होती हैं सिचुएशन कंडीशन है और आपने इसमें फौरन रिस्पॉन्स करना। और बीइंग अ हेल्थ प्रोफेशनल्स, अब देखें हर जगह तो आपके पास नहीं अवेलेबल होते डॉक्टर भी, नर्सिस भी, या जो आपका, तो हमारा सिर्फ ये कि हम आपको ट्रेन करें ताकि पेशेंट को या विक्टिम को पहुंचाने से पहले रेफरल प्लेस तक आप उसको इतना मैनेज कर दें कि उसकी जान को खतरा ना हो। तो फिर आपने यही करना है कि उसके बच्चे का, बड़े का, तो जो हेड एंड है वो पीछे करके एलिवेट करके और उसका पूरा जाह खोल देना है ताकि उसको ब्रीदिंग आसानी और आपको पता चल जाए कि कोई ब्रीदिंग वगैरह तो नहीं हो रही है। इसको हम कहते हैं मेंटेनिंग ऑफ एयरवे सर्किट। और इसके बाद आपने सम टाइम होता है पेशेंट है घर में, जहाँ पे भी आपने मतलब जो सिचुएशन आपको डील कर रहे हैं उसमें होता है कि सांस नहीं आ रहा होता, तो आपने उसमें भी जो है उसको सुकून रहना है,
पुरसुकून रहना मतलब इसलिए जरूरी है कि अगर आप हरी भरी में करेंगे तो आपसे कोई गलत काम भी हो सकता है और आप जो करना चाह रहे हैं वो आपसे नहीं हो पाएगा। तो आपने ये करना है कि जो आपको देखना है, कॉमनली हम टीवी में भी देखते हैं अक्सर, अब तो कार्टून भी इस तरह के आ गए हैं, उसमें सीरीज में दिखाते हैं कि एक बच्चा था या बच्ची थी, वो गिर गया है या बड़ा गिर गया है तो उसको सांस नहीं आ रहा, तो लोग क्या करते हैं, झुक के माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देते हैं। माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देने का पर्पज ये होता है कि जो ब्रीदिंग सर्कुलेशन है, ब्रीदिंग सर्किट है, वो रुके नहीं, और जो किसी भी किस्म का जो अरेस्ट जो कार्डिक भी हो सकता है, जो आपका सर्वाइकल भी हो सकता है, वो ना हो, और आप उसको सांस देते रहें ताकि उसकी सांसें थोड़ी बहुत चलती रहे। उसमें ये होता है कि आप पेशेंट के पास बिल्कुल वो उसको स्ट्रेट लिटा के बच्चे को, बच्ची को, पेशेंट को, जो भी हमारा विक्टिम है, मतलब विक्टिम ही कहेंगे, जो भी है वो, मतलब ये डिपेंड करता है एज पे, लेकिन ये कि वो हमारे लिए कैजुअलिटी और विक्टिम है। तो आपने इसमें ये करना है कि उसको आपने स्ट्रेट लिटा देना है और आपने खुद जो उसके माउथ के साथ माउथ जाके अपनी ब्रीदिंग उसको देनी है ताकि ब्रीदिंग जो है वो आपकी ऑक्सीजन जाए अंदर और लैक ऑफ ऑक्सीजन ना हो। मकसद इसका सिर्फ ये है। उसके बाद आपने अगर सिचुएशन ज़्यादा वो चली गई है खतरे से, आप लोग को लग रहा है कि अब मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा और आपने इमरजेंसी किसी को एम्बुलेंस को भी कॉल कर दिया, अब वो नहीं आ रहा है और आपको लग रहा है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो जो है पेशेंट जान से भी जा सकता है, तो आपने सीपीआर करना है। सीपीआर का मतलब है कार्डियो, सी से कार्डियो, पी से पल्मोनरी और आर से रिससिटेशन। इसका मतलब ये है कि आपने उसको दिल से, फेफड़ों से रिससिटेट करना है, यानी कि उसको आपने अपनी तरफ से एक उसका आर्टिफिशियल रिस्क को देके, ब्रीदिंग देके और थोड़ा सा स्ट्रेस डाल के पसलियों के ऊपर आपने उसकी दिल की धड़कन को बहाल करना है। तो उसमें भी यही होता है कि आपने जो आपका विक्टिम है, जो कैजुअलिटी है, जिस भी वर्क प्लेस पे है, घर में है, आपने उसको बिल्कुल स्ट्रेट लिटा देना है और उसके बाद आपने उसको उसकी चेस्ट पे जाके जो दिल की तरफ आपका जो हिस्सा है पसलियों के पास, आपने उसको अंगूठे से प्रेस करना है। बच्चा है तो अंगूठे से प्रेस करना है, बड़ा है तो आपने उसको इस तरह से करना है। ये मैं आपको करके दिखाना चाह रही हूँ, इस तरह, यानी कि आप ये उंगलियां ऐसे रखेंगे और आपने इसको 3 दफा प्रेस करना है और फिर उसको 1 दफा मुंह से सांस देनी है, फिर आप उसको 3 दफा प्रेस करेंगे, फिर आप सांस देंगे। इसका मतलब ये है कि इससे ये फायदा होगा, जान बचना या ना बचना सिर्फ अल्लाह ताला की जात जानती है, लेकिन आप कोशिश करें और इससे ये फायदा हो सकता है। और हमने खुद भी अपनी आंखों से ये चीजें देखी हुई है कि अगर आप वक्त पे पेशेंट को रिससिटेट कर दें और उसको ऑक्सीजन की जो कमी ना होने दें तो बहुत दफा जो है ना एक इंसानी ज़िया का नुकसान से बच जाता है। उसका ये होता है कि आपका जो दिल है वो प्रॉपर सर्कुलेट करता रहेगा, सर्कुलेट ब्लड होता रहेगा, ना आपके दिल में जो है वो ऑक्सीजन की कमी होगी, ना दिमाग में होगी, ना एनोरेक्सिया होगा, ना आपको किसी किस्म का भी कोई एमआई बोलते हैं हार्ट अटैक, वो भी नहीं होगा। तो इतनी देर में आपकी जो आपने जिसको भी कॉल किया, घर से कोई आ रहा है, बाहर से कोई आ रहा है, एम्बुलेंस सारी वो आ जाएगी। और एम्बुलेंस में तो आपको मतलब जो प्रॉपर ट्रेन एम्बुलेंस वाले आते हैं, जिसकी हमारी 112 सर्विस है, उसमें तो आपके जो अटेंडेंट होते हैं वो आपको कर लेते हैं। लेकिन आपने घर में रह के और बीइंग एजुकेशन या क्वालिफाइड पर्सन आपने परेशान नहीं होना है। जिस भी वर्क प्लेस में है आपने सिचुएशन को हैंडल करना है कामली और स्मूथली। और ये वक्त वो नहीं होता कि आप अपने हवास भागता हो जाए, हरी भरी में करें कुछ और कहें कुछ, ये नहीं है काम। ये वक्त होता है काम कर दिखाने का। आप जरूर विक्टिम को जो है वो माउथ पर ब्रीदिंग दें और उसको रिससिटेट जरूर करें, जिस तरह मैं आपको बताया अभी। उसमें हम आप घर में अगर आप जैसे किसी स्कूल में, वर्क प्लेस में है तो वहाँ प्रॉपर जाहिर बना होता है वो आपका फर्स्ट एड बॉक्स बना होता है। जो अच्छे आपके इदारे हैं उसमें आपका एक प्रॉपर ड्रेसिंग रूम भी होता है। उसमें आपने जो चीज़ों की अवेलेबिलिटी को मेक श्योर करना है, उसमें ये होना चाहिए कि आपके पास कॉटन होनी चाहिए, स्वैब होने चाहिए, कोई पेन किलर भी होनी चाहिए साथ में, कि अगर कोई फ्रैक्चर के रिगार्डिंग कोई चीज़ है तो उसमें आपकी कुछ भी ना हो तो जो बच्चों के स्केल होते हैं वो होने चाहिए और एक क्रेप बैंडेज होनी चाहिए। उसके अलावा आप एक उसमें वो भी रख सकते हैं ग्लव्स, मास्क। जैसे कि आजकल कोरोना का ज़्यादा दौर है तो फिर आपको ये भी मेक श्योर करना चाहिए कि जो आपकी पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट है उसका भी ख्याल रखें। जान बचाते हुए अपनी जान का भी ख्याल रखें, दूसरे की जान का भी ख्याल रखें। इसलिए ग्लव्स पहने और मास्क जरूर लगाएं जब भी आप किसी उसमें भीड़ वाली जगह में जाएं। तो ये चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। अब ये देखना है कि अगर अभी तक जो हमने सारा ब्रीफ किया वो सिर्फ ये था कि फर्स्ट एड में क्या क्या चीज़ें आती हैं। उसमें आपका CPR है, ब्रीदिंग सर्कुलेशन मेंटेन करना है और उसको डिफाइन किया था। अब हमने देखना है कि जो फर्स्ट एड की जो सिचुएशन है वो किन किन हालात में फर्स्ट एड दिया जा सकता है या किन किन हालात में हम फर्स्ट एड देते हैं। उसमें ये कि अगर कोई स्कूल जैसे लगा लें, कॉलेजेस लगा लें, बच्चा या बच्ची गिर गई है, उसको चोट लगी और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो हमारे यहाँ ये नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट है, जो सिर्फ हेल्थ प्रोफेशनल उनका ही दिल सख्त होता है, जो माए तो पहले बच्चों से रोना शुरू कर देते हैं कि अब मैं क्या करूँ। टीचर्स का भी ऑलमोस्ट यही हाल होता है कि बच्चे को देख के पहले वो घबरा जाती है और बच्चा उनको देख के घबरा जाता है कि मेरा पता नहीं क्या हो गया। तो आपने ये करना है कि अगर ब्लीडिंग आपको नजर आ रही है ज़्यादा है, ब्लीडिंग है थोड़ी है ज़्यादा है, तो आपने जो है वो बच्चे को पहले थोड़ा सा कंसोल करना है, उसकी थोड़ी सी अटेंशन डाइवर्ट करनी कि कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, अभी हम देखते हैं। उसके बाद आपने अगर आपके पास कुछ भी चीज़ नहीं है तो आपने
कोई वो टिश्यू पेपर लेके जिस जगह पे आपका ब्लीडिंग हो रही है उसको प्रेस करना जोर से, और कोशिश ये करें कि जहाँ पे आपकी चोट लगी, सपोज जैसे हाथ पे चोट लगी है तो उसको नीचे की तरफ ना करें, डाउनवर्ड नहीं करना, अपवर्ड करें, क्योंकि डाउनवर्ड करेंगे तो सर्कुलेशन ज़ाहिर नीचे की तरफ आती है, अपवर्ड करेंगे तो इस तरफ जाएगी, तो आपका जो बैक फ्लो वो कम हो जाएगा और जो है वो ब्लीडिंग थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि जो प्रेशर, अगर ज़्यादा डीप कट लगे तो उसमें आपने प्रेशर ब्लीडिंग बैंडेज करनी है, कॉटन से कर दें, क्रेप बैंडेज से कर दें, उसको प्रॉपर आपने दबा के रखना है। और यही है कि आपके अगर वो लेगन है आपके टांगों वाली साइड है तो उसको आपने थोड़ा सा ऊंचा रखना है, और अगर हाथ वाली साइड है तो ऊंचा रखना है, और तकरीबन 10 से 15 मिनट जो है आपने उसको प्रेशर के साथ ब्लीडिंग वो प्रेस करना है, प्रेशर बैंडेज लगानी है ताकि जो ब्लड है वो स्टॉप हो जाए। ये सिर्फ वो है आपका फॉर द टाइम भी, जब तक आप उसको किसी रेफरल प्लेस पे बच्चे को या पेशेंट को, विक्टिम को रेफर नहीं करते तब तक। उसके बाद आपने जो है जब ब्लीडिंग आपकी रुक गई तो आपने देखना है कि वो जख्म किस नोयत का है, साफ उसको कर दें। किसी भी अगर आपके पास नॉर्मल सलाइन नहीं है, कोई भी आपके पास मेडिकेटेड सोल्यूशन नहीं है जो कि हम मोस्टली हॉस्पिटल में फार्मेसी में यूज़ करते हैं, तो आपने सिंपल टैप वाटर से उसको वॉश करके और दोबारा उस पर साफ वाली बैंडेज जो है वो अप्लाई कर देंगे। उसके बाद जो वुंड्स हैं, वुंड्स वही होते हैं जैसे कोई कट लग जाए, जलने के सबब, गिरने के सबब, जो चीज़ हील ना हो उसको हम वुंड बोलते हैं मेडिकल की टर्म में। तो वुंड्स की भी अलग से टाइप है, उसमें आपका एब्रेयन है, एब्रेयन क्या बोलते हैं उसको, जो आपकी फर्स्ट बच्चा गिर गया है और उसके बाद आपके जो उसकी एक लेयर आ जाती है, स्किन होता है कि हमारी जो डर्मस है ये उतर गई है और नीचे से आपकी एपिडर्मस नजर आ रही है, उसको हम एब्रेयन बोलते हैं। उसके बाद लेसरेशन है, लेसरेशन ये होता है कि जो आप मोस्टली घर में भी देखते हैं, हमारी रूटीन की लाइफ है कि हमारा कोई अगर जख्म में हो गया है तो उसमें से जो थोड़ा सा पानी सा रिश्ता है उसको हम बोलते हैं लेसरेशन। फिर इंसिजन, इंसिजन भी उसी की टाइप है, और उसका पंक्चर है, एब्लूजन है और एम्पुटेशन है। एम्पुटेशन तो बहुत बाद का वर्ड है, वो तो ये है कि जो कोई अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे किसी की जिंदगी में कोई ऐसा वुंड, ऐसा वो चीज जख्म लग गया है जिसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिली है तो फिर उसको काटना पड़ जाता है, उसको हम बोलते हैं एम्पुटेशन। तो ये जो वुंड की टाइप है आपने इनको जरा देख लेना कि वुंड की, ये हम आपको ब्रीफ इसलिए कर रहे हैं कि आपको वुंड का पता हो कि वुंड की टाइप्स कितनी और ये किस नोयत का, इसको हम घर में भी ट्रीट कर सकते हैं या इसके लिए इतना परेशान होने की मतलब वक्त की जरूरत है, या हम इसको जो है पहले मैनेज करके घर में या स्कूल में या वर्क प्लेस में, और देन जो उसको जो भी हमारे विक्टिम है उसको हम आगे रेफरल प्लेस पे पहुंचा दें। अच्छा जी, फिर आपने वही चेक करना है वुंड का भी कि आपने उसकी कंट्रोल द ब्लीडिंग और रिमूव करना है आपने उसके जो इतना, अगर कोई गिर गया है मिट्टी में तो आपने इसकी मिट्टी वगैरह साफ करनी है, उसको बिल्कुल क्लीन वाटर से वॉश करके, और उसके बाद प्रेशर बैंडेज या वो डिपेंड करता है कट के ऊपर, वुंड के ऊपर कि वो डीप है या सुपरफिशियल। अगर सुपरफिशियल है तो आप उस पर नॉर्मल जो हमारी कॉटन है, नॉर्मल जो बैंडेज मिलती है स्टोर्स में, वो हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में होती है, वो अप्लाई कर देंगे। और अगर थोड़ा सा ज्यादा हुआ है तो फिर आपने जो प्रेशर बैंडेज है वो मिलती है, वो हमारे पास होती है, उसकी तरह अगर प्रेशर बैंडेज सपोज नहीं भी है तो आपने क्या करना है, जो आपकी नॉर्मल बैंडेज पट्टी जो उसको बोलते हैं उसको थोड़ा सा प्रेशर से टाइट करके बांध देना, वो प्रेशर बैंडेज बन जाएगी। और उसके बाद आपकी जो पेशेंट है उसको आप रेफर कर सकते हैं किसी भी अच्छे क्लिनिक की तरफ और हॉस्पिटल की तरफ। अब आगे आ जाएगा हमारा बर्न भी जो है वो ऐसी सिचुएशन है जिसको हम फर्स्ट एड में ही लेके आते हैं। बर्न का हमें नहीं, जरूरी नहीं कि आपका जो विक्टिम है वो घर में ही बर्न हो, चूल्हे खाना पकाने से बर्न हो। बर्न की बहुत सारी टाइप्स है, ये इलेक्ट्रिक भी हो सकती है, ये हीट बर्न भी हो सकती है, ये सन बर्न भी हो सकता है, और ये आपका ऑयल बर्न भी हो सकता है जो हमारे रूटीन में घर में होता है। अगर आपका जो कैजुअलिटी है उसको बर्न हो गई है, और बर्न की भी डिग्री है, फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री है। फर्स्ट डिग्री में ये होता है कि आपका जो माइनर सी रेडनेस होती है, जैसे कि हम घर में भी यूज देखते हैं मोस्टली कि अगर कोई चीज़ गर्म थी, बच्चे ने टच कर लिया या किसी बड़े ने टच कर ली तो वो एक रेडनेस ही हो जाती है और बाद में उसका निशान पड़ जाता है, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट डिग्री बर्न। उसके बाद आता है आपका सेकंड डिग्री। सेकंड डिग्री बर्न में ये होता है कि आपकी जो ब्लिस्टर छाले बन जाते हैं पानी वाले, वो ज़्यादा ज़ाहिर है आप ज़्यादा हीट को जब टच करेंगे तो उससे आपको छाले बन जाएंगे, उसको बोलते हैं सेकंड डिग्री। एंड देन आएगा थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री में ये कि आपके छाले तो बनेंगे लेकिन जो आपकी हमारी जो ये डर्मस है, डर्मस एपिडर्मस, और वो डर्मस एपिडर्मस के बाद जो आपका अंदर से इफेक्ट होगा, जो आपका बॉडी का फ्लूइड है, इवन कि आपकी जो फैट है उसको भी जो बर्न, जो जला दे, जो चीज़, जो भी केमिकल या आपका कोई भी जो सब्सटेंस जो आपकी स्किन को खराब कर दे, उसको हम थर्ड डिग्री बर्न बोलते हैं। और बर्न के लिए आपने क्या करना है, अगर आपके घर में किसी भी अगर आप बीइंग वर्कर आपके वर्क प्लेस पे कोई बर्न हो गया तो आपने भी वही करना है कि सिचुएशन को हैंडल करना है स्मूथली, कामली, और जो देखना है कि बर्न किस चीज़ से हुआ। अगर किसी वर्क प्लेस में किसी केमिकल से, समटाइम जो केमिकल है वो भी इतने हार्मफुल होते हैं कि वो भी आपको बर्न कर देते हैं और हमें इस बात का आइडिया ही नहीं होता है कि इसके बाद ये होगा, तो फिर आपने कुछ नहीं करना है उसको, बस जो अगर केमिकल बर्न है तो आपने उसको सिर्फ साफ करना है,
उसको जो टैप वाटर है नॉर्मली, और उसको साफ करके और उस पर आपने जो सिंपल आपकी बैंडेज वो अप्लाई कर देनी, कुछ भी नहीं उस पर अप्लाई करना, कोई टिंचर कोई कुछ भी, क्योंकि जो वो डिपेंड करता है उसकी डिग्रीज पे। उसके बाद आपने क्या करना है कि कभी भी हमारे घर में ये होता है, घरों में मोस्टली हम ये देखते हैं कि अगर बर्न हो गया है तो उसको फौरन के फौरन जो है ठंडे पानी में डाल दो और उसको आइस पे रख दो। आइस पे नहीं रखते हैं, आइस से ये होता है कि आपकी जो स्किन है, बर्न के बाद हमारी जो स्किन के जो सेल्स हैं वो सारे बर्न हो जाते हैं, और अगर आप उसके ऊपर आइस रख देंगे, इसको ठंडे पानी की टपोरे करेंगे, तो उससे ये होगा कि जो हमारी स्किन के जो सेल्स हैं वो सब सुकड़ जाएंगे, और जो उसमें पेशेंट का नुकसान है, वक्त पर हमें लगता है ना कि इस पेशेंट को अब हम ठंडे पानी में रख के इसको थोड़ा सुकून मिलेगा, स्मूथनेस आएगी, नहीं, ऐसे नहीं होता है। फिर पेशेंट की जो रिकवरी है, जो उस वूंड की रिकवरी, वो आपकी डिले हो जाती है, क्योंकि आप जो उसके वो हैं सेल्स हैं उसके उनको खत्म करके उनके पोर्स को बंद कर देते हैं आइस के नीचे रख के। आइस के नीचे नहीं रखना है, बस सिर्फ जो सिंपल जो टैप वाटर है आपने उसके नीचे करके उसको, और कोई भी घर में कोई पॉलीफेक्स पड़ी है, कोई क्विंच पड़ी है, वो लगा देनी है। इवन दो के मतलब हमने तो ये अपनी थ्योरी में ये भी सुना हुआ है और प्रैक्टिकल लाइफ में ये भी देखा हुआ है कि आप लोग कहते हैं कि आपने पेस्ट वगैरह भी अप्लाई नहीं करनी है, उससे भी ये कि कहीं ना कहीं हद तक जो पेशेंट की रिकवरी उसमें थोड़ा सा वो आ जाता है डिस्टर्बेंस। अच्छा जी, उसके बाद आपने बर्न का यही करते हैं हम, जो फर्स्ट और सेकंड डिग्री जो आप घर में भी आराम से ट्रीट कर लेते हैं, आपने सिर्फ बर्नॉल लगा देनी, कोई कुंच लगा देनी, कोई ज़ाइलिन जेल लगा देनी, ताकि जो आपकी सेंसेशन है बर्निंग वो खत्म हो जाए। और अगर अल्लाह ना करे थर्ड डिग्री बर्न है तो आपने उसको पहले उस वर्क प्लेस पे, स्कूल में या घर में आपने मैनेज करके वही आपने सारा कुछ चेक करना है कि इसको ज़्यादा जलन तो नहीं हो रही है, रेडनेस ज़्यादा तो नहीं है, कहीं ज़्यादा ब्लिस्टर तो नहीं बन गए हैं, सांस बच्चा या विक्टिम आपका ठीक ले रहा है, और फिर आपने उसको किसी और रेफरेंस प्लेस पे शिफ्ट करना है बर्नॉल वगैरह लगा के। उसके बाद आपकी जो तीसरी सिचुएशन है वो भी हमारे फ्रैक्चर है, ये भी फर्स्ट एड में ही आते हैं। फ्रैक्चर जो है तो होता है, फ्रैक्चर का मतलब ये है कि आपका जो बोन है, हड्डी जिस्म के किसी भी हिस्से की हड्डी जो कि आपकी टूट जाए या उसमें माइनर सा कोई ब्रेकेज आ जाए, वो आपकी डिसलोकेट हो जाए, उसको हम फ्रैक्चर बोलते हैं। और फ्रैक्चर के आप साइन सिम्टम्स जो होते हैं उसमें थोड़ी रोशनी डाल लेते हैं कि साइन सिम्टम्स क्या है इसके। इसका साइन सिम्टम ये होगा कि जो भी आपका विक्टिम है उसको पेन बहुत ज़्यादा होगी, गिरेगा या उसको कोई हार्ड चीज़ लगी है, उसके ऊपर कोई चीज़ आगे गिरी है तो उसको डेफिनेटली दर्द ज़्यादा होगी। दर्द के साथ साथ इसमें जिस जगह, सपोज ये आर्म का है आपका या आपका लेग का है, जिस जगह से वो आपका विक्टिम आपको बता रहा है कि मैं यहाँ पे गिरा या मेरे पे कोई चीज़ गिरी, तो वहाँ से आपको दर्द के साथ साथ उसकी स्वेलिंग भी नजर आएगी। ये इसका एक मेन सिम्टम है आपके लिए, ये इसलिए बता रहे हैं ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये मतलब नॉर्मल चोट है या कोई फ्रैक्चर है। उसके बाद आपकी टेंडरनेस होता है सख्ती, यानी कि जहाँ पे आपका वो जो चोट लगी है उधर आपके पेन के साथ, स्वेलिंग के साथ एक सख्ती भी आएगी। और उसके बाद आपका जो होगा वो डिसलोकेशन हो जाएगी। डिसलोकेशन होता है कि एक चीज़ जो है, ये मेरा बाजू है, यहाँ से मैं दिखाती हूँ आपको, ये बिल्कुल अब ये नॉर्मल बाजू है, ठीक है। अगर आपकी जहाँ से ये वाली हड्डी है, ये रेडियस या अल्ना में से कोई चीज़ फ्रैक्चर हो गई है, ये ह्यूमरस जॉइंट है, तो फिर आपकी जो डेफिनेटली ये यहाँ से डिसलोकेट हो जाएगी ना, और एक डी शेप बन जाएगी, डिफॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद आपने इसमें देखना है कि क्या है, इरेगुलरिटी हो जाएगी, जाहिर है अब मैं आराम से इसको मूव कर रही हूँ, और जब वो आपका जो भी चीज़ आपको फ्रैक्चर करेगी या आपको जो आपकी चीज़ हिट करेगी, आप अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकते, उसको हम कहेंगे मैल फंक्शनिंग। क्रैपिट्स होंगी, जाहिर है उसमें अजीब सी तरह से आप उसको हिट उठाने से उठाओगे तो दर्द होगा, पेशेंट भी चीखेगा इस तरह। तो जो ये सबसे जो कॉमन है हमारे ब्लड प्लेसेस में, उसमें ज़्यादातर हमारे जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो हिस्ट्री ऑफ फॉल होता है। अगर आप स्कूल का लगा रहे हो, बच्चे गिर जाते हैं, मोस्टली दूसरों को हिट कर देते हैं, धक्का दे देते हैं, उसमें ज़्यादातर आपका जो कुछ सर वगैरह में चोट लगती है, या फिर आपके ज़्यादा जो देखने में आते हैं वो फ्रैक्चर होते हैं। तो फ्रैक्चर को थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुली करनी चाहिए, क्योंकि ये हड्डी का वो है, और आपको इसमें भी ये है कि थोड़ा सा स्मूथली रहें, कोई हरी भरी ना करें। कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता है, उस टाइम बच्चा रो रहा है या बच्ची रो रही है तो आपको थोड़ा सा परेशानी तो आती है, लेकिन बेहतर ये कि आप उसको मैनेज करें। उसमें आपने क्या देखना है कि यूज स्ट्रेचर का यूज आप जब करेंगे, जब आपका पेशेंट जो है, बच्चा बच्ची विक्टिम जो गिर गया, बिल्कुल स्ट्रेट गिर गया और उसे उठा भी नहीं जा रहा है, तो फिर आपने उसको जो है जबरदस्ती नहीं उठाना है उसको। बिल्कुल अगर आपके पास स्ट्रेचर अवेलेबल नहीं है तो आपने उसको बिल्कुल स्ट्रेट हटा देना है। स्ट्रेट इसलिए हटा देना कि अल्लाह ना करे उसकी कमर की हड्डी का या कूल्हे की हड्डी का कोई फ्रैक्चर है, तो इन चीज़ों के साथ हमारे बहुत सारे सिस्टम जुड़े होते हैं। कमर की हड्डी, उससे पूरा आपका ब्रेन का सिस्टम जुड़ा हुआ है। आपको खुदा ना खास्ता उस टाइम आप बच्चे को, विक्टिम को उठा के बिठा दें या उसको प्रेशर दे के नहीं उठ के दिखाओ, तो फिर ये कि आपका जो विक्टिम है वो उसके बाद से मफलूज भी हो सकता है। और यही आपका जो है आपके पेल्विक वगैरह जो हमारे ये कूल्हे की हड्डी है, एक साथ यही है। अगर आपको लग रहा है कि जो बच्चा है या कोई आपका विक्टिम है वो इस तरह से गिरा है या इस तरह से उसके ऊपर चीज़ आके गिरी कि वो हिल नहीं सक रहा है, तो आपने उसको ये जस्ट फॉर ट्रायल के देखते हैं क्या होता है, इस तरह नहीं करना है। आपने इसको बिल्कुल स्ट्रेट हटा देना है अगर स्ट्रेचर अवेलेबल नहीं है, और अगर स्ट्रेचर अवेलेबल है तो
फिर आप उस पर लिटा के उस पर उसको आपने मूव करवाना है। और इसके बाद जो आपकी जो कॉमन फ्रैक्चर है उसके लिए तो हमें ये करना है कि जैसे हाथ का आ गया तो जो हमारे फर्स्ट एड जो बॉक्स है उसमें आपके पास जो क्रे बैंडेज रखी होती है, कॉटन रखी होती है, कुछ भी नहीं करना। हम सिर्फ ये माओ को और टीचर्स को या जो भी वर्क प्लेस पे हैं हमारे वर्कर, उनको सिर्फ आगाही दे रहे हैं कि अगर आपने ऐसा देखा है कोई भी विक्टिम आपके पास आया है और उसके हाथ में आपको उसको दर्द हो रही तो आपने सिर्फ उसके हाथ को स्ट्रेट करना है। इस तरह करके स्ट्रेट करके आपने उसके ऊपर कॉटन रखनी है। कॉटन रखने के बाद आपने कुछ भी आपके पास आपको नजर नहीं आ रहा है, कोई स्केल नजर नहीं आ रहा, तो आपने जो आप गत्ता जो होता है, कॉपी का गत्ता है, बुक का गत्ता, वो गत्ता लेके आपने उसको इस तरह बनाना है कि उसकी चपटियां बन जाए। इस तरह करके इस तरह कर ऊपर नीचे गत्ता रखें और जो आपकी जो क्रे बैंडेज को हम पट्टी बोलते हैं, आम स्टोर से बड़े इजीली अवेलेबल होती है, आपने उसको अच्छी तरह लिपेटना है। शुरू इधर से करना है, किसी की मदद से इस तरह उसका विक्टिम का हाथ करके आपने उसको राउंड अप इस तरह रैप करके आना है और टाइट करना है। और आपने जो आपका उस टाइम कैजुअलिटी उसको आपने कहना है कि इसको आपने स्ट्रेट रखना है। जिसकी इस तरह स्ट्रेट रखें या इस तरह स्ट्रेट रखें, उसको लटकाना नहीं है। एक तो लटकाने से ये नुकसान होगा कि उसको दर्द ज्यादा होगी, और दूसरा ये कि अगर आप उसको खींच के बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे तो उसकी जो हड्डी है वो डिस्लोकेट नहीं होगी और वो मजीद जो है वो अपनी जगह से जाके ज़्यादा डिफॉर्म नहीं करेगी और जल्दी रिकवर हो जाएगी। देन फिर आपको जो है उसका जो आपकी रेफर प्लेस है डॉक्टर के पास भेजें, वो आगे एक्सरे करवाएं, प्लास्टर करवाएं, फिर वो उसकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो फर्स्ट एड जो हम देते हैं वो यही होती है कि आपने प्रेशर के साथ उसको बैंडेज करना है और ये देखना है कि इसको हम थोड़ा सा अच्छी तरह प्रेशर से कर दें और फिर बच्चा उसको छेड़े ना। और ये भी नहीं कि भाई मैं तो बहुत परेशान हो गया था, मुझसे जो नहीं हो रहा है, या मैं उस टाइम क्या करती। चीज़ों की अवेलेबिलिटी हमारे पास होती है, लेकिन हम जो है ना वो अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा परेशान कर देते हैं और हमें चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती हैं कि अब हम क्या करें। तो ज़रा थोड़ा सा इसका मकसद ये था हमारा कि आपको छोटी छोटी जो कॉमन जो चीज़ें हैं, जो कॉमन इश्यूज घर में होते हैं और उनका सोल्यूशन हमारे पास होता है, तो हम उनको उस टाइम जो है बिल्कुल बॉदर नहीं कर रहे होते अपनी परेशानी में। और जो पेशेंट का हम काफ़ी नुकसान कर चुके होते हैं, तो हमारा सिर्फ ये मकसद था बताने का कि हम जो है थोड़ी सी आगाही पैदा करें ताकि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके लिए हमें बाद में बहुत ज़्यादा सफर ना करना पड़े। डेफिनेटली इलाज तो जाके आपका रेफरल प्लेस, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी या किसी डॉक्टर के पास ही होगा, लेकिन जो फर्स्ट एड है उसका मकसद यही होता है कि आपका जो चीज़, आपका जो जख्म है या आपका कट है या आपकी जो हड्डी है वो मज़ीद ना ख़राब हो और मज़ीद जो है वो खराबी की तरफ ना जाए और जल्दी रिकवर हो जाए। बस यही हमारा थोड़ा सा एक कोशिश थी आपको आगाही दिलाने के लिए। उम्मीद है आपको थोड़ा सा मतलब समझ में आया होगा और आप कोशिश करेंगे कि आप जो आइंदा सिचुएशन ऐसी खुदा ना खास्ता आ जाए तो आप थोड़ा सा उसको हैंडल कर लें, थोड़ा टैकल कर लें थोड़े से हौसले के साथ।